Good morning students, and in previous class I taught you about diversity. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डाइवर्सिटी की डिफाइन के बारे में बताया था, उसके फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में बताया था। अब मैं इस क्लास में आपको बताने जा रही हूँ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज ए लैंड ऑफ diversity and it exists in our country in term of culture, caste, tradition, religion, food and etc. The different physical and geographical feature in our India influence just like a climate and in different in food. Okay? अब क्या होता है, देखो इंडिया है वो एक लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, ठीक है। और यहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं, हर तरह का खाना खाते हैं, लेकिन गहराई से सोचें तो वो सारे एक ही जैसा काम करते हैं, लेकिन उनके जो काम करने का तरीका होता है वो अलग होता है, इसीलिए उनमें हमें डाइवर्सिटी नज़र आती है। लगभग क्या होता था, इंडिया में बहुत सारी जो फैसिलिटी है वो नहीं थी। 200 साल पहले अगर देखें तो इंडिया में वो फैसिलिटी भी नहीं थी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सके। ना कोई कार थी, ना कोई बस थी, कुछ भी नहीं था, ट्रेन वगैरह कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग या तो बैलगाड़ी का यूज़ करते थे या ऊँट गाड़ी का यूज़ करते थे। अगर कहीं दूर जाना होता था तो वो किसका यूज़ करते थे, उन्हें पानी के रास्ते से जाना पड़ता था और वो उसके लिए शिप का यूज़ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, इंडिया में भी बहुत सारी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड होने लग गई, ठीक है। और अलग अलग जगह पर जाते थे लोग, किस चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए जाते थे, क्योंकि एक जगह पर उन्हें कोई भी खाना पीना नहीं मिल पाता था या वो अपना जो घर होता है वो चला नहीं पाते थे। इसके लिए वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर बिजनेस के लिए या किसी और काम के लिए चले जाते थे। अब एक जगह से दूसरी जगह अगर वो जाते हैं तो वो क्या होता है फिर उससे, अब यहाँ रहते हैं, अगर वो पंजाब साइड में रहने लग गया तो वो वहाँ का खाना पीना सीख गया, वहाँ की कल्चर से उनको फॉलो करने लग गया। तो एक तो उसके यहाँ के मिक्स हो गए और फिर वहाँ जाकर उसने पंजाब साइड के अपना लिए, वो भी मिक्स हो गए। थोड़े दिन वो पंजाब से कहीं दूसरी जगह पे चला जाता है तो वो वहाँ के जो रिलीजियस होते हैं, वो वहाँ के जो कस्टम्स रिवाज रीति रिवाज जितने भी होते हैं वो उनको फॉलो करने लग जाता है। वहाँ का जो खाना होता है, वहाँ की जो लैंग्वेज होती है उसको स्पीक करने लग जाता है। तो धीरे धीरे जितने भी जो कल्चर्स वगैरह होते हैं वो सारे मिक्स होते जाते हैं। इस तरह से वो एक यूनिटी बन जाती है, ठीक है। एंड अलग अलग जगह जाने के कारण लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और जो उनका खान पान है वो भी मिक्स हो जाता है। और फिर देखो, जैसे समुद्र के पास में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका रहना अलग होता है और जो हिल्स के साइड में होते हैं उनका रहना अलग होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ लद्दाख के बारे में। लद्दाख है वो एक डेजर्ट है और वो जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। लद्दाख इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, इट इज वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर। यहाँ पर बहुत ही कम एग्रीकल्चर होती है। क्यों होती है यहाँ पर बहुत ही कम एग्रीकल्चर? क्योंकि यहाँ पर बारिश का आना संभव नहीं है, यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं होती है। और यहाँ पर मतलब हर साल क्या होता है, जो वो एरिया होता है वो हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए हमेशा गर्मी का इंतज़ार करते हैं। जब वो बर्फ़ पिघलती है गर्मी के कारण, तब जाके वो पानी पीते हैं, वरना उनके वहाँ पे पानी पीने का कोई भी साधन नहीं है। और जो यहाँ के जो लोग होते हैं वो एक स्पेशल टाइप की जो गोट होती है उसको पालते हैं, क्योंकि उस गोट से उनको एक पश्मीना ऊन मिलती है, एक पश्मीना वूल मिलती है। पश्मीना वूल होती है जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। वो लोग क्या करते हैं, उस ऊन को वो लोग क्या करते हैं, उस गोट को पालते हैं। उस गोट से उन्हें क्या मिलती है, पश्मीना वूल मिलती है, ठीक है। वो पश्मीना वूल को क्या करते हैं, कलेक्ट करके और कश्मीरी जो लोग होते हैं, कश्मीरी जो ट्रेडर्स होते हैं उनको सेल कर देते हैं। और जो कश्मीरी ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस वूल का वहाँ पर वो लोग उससे स्टॉल्स वगैरह वो बनाते हैं और उसको और ज़्यादा कॉस्टली पर बेच देते हैं, और ताकि उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। और जो यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही घरों में गाय
या याक को पालते हैं, ठीक है। और ये एक डेजर्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर लोग अट्रैक्ट नहीं हुए हैं, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा रूट है जिसे दूसरी जगह पर जाया जा सकता है। यहाँ की जो हिल्स है इसमें से निकल के वो दूसरी जगह पर लोग जाते हैं एक अच्छा ट्रेडर, एक अच्छा बिजनेस करने के लिए। ये बहुत ही सूटेबल रूट माना जाता है, ठीक है। और ये लोग उस रूट से निकल के एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जिसको तिब्बत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो लोग थे वो लद्दाख के रास्ते से ही तिब्बत तक पहुंचे थे, और लद्दाख को एक छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। लगभग बुद्धिस्ट थे वो लद्दाख के रास्ते से ही तिब्बत में पहुंचे थे। लगभग 400 साल पहले ही यहाँ पर इस्लाम धर्म आया था, लगभग 400 साल पहले। कब? लगभग 400 साल पहले इस्लाम धर्म लद्दाख में कब पहुंचा था? लगभग 400 साल पहले, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पर मुस्लिम रहने लगे हैं। यहाँ पर मुस्लिम और जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो भी रहते हैं, जो बुद्धिस्ट में होते हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। ये दोनों मिलकर वहाँ रहने लग गए। और वहाँ लद्दाख की एक ऐसी एपिक है जिसको दोनों मिलकर आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से गाते हैं। समझ में आ गया लद्दाख का वो जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में है। और यहाँ के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर जो बारिश होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर मतलब कि क्रॉप्स को ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ के जो लोग होते हैं वो गाय बकरी या याक को ही पालते हैं, ठीक है। और जो वो बकरी को पालते हैं वो एक स्पेशल बकरी होती है जिसमें पश्मीना वूल मिलती है। और वो यहाँ के जो लोग होते हैं वो पश्मीना वूल को क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेच देते हैं। और जो कश्मीर के जो लोग होते हैं उसी वूल से क्या करते हैं, शॉल्स वगैरह बनाते हैं, फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं, जिसके कारण क्या होता है उनके पास बहुत अच्छे पैसे मिलने लग जाते हैं। और लगभग 400 साल पहले लद्दाख में मुस्लिम धर्म आया था, यहाँ काफ़ी संख्या में मुस्लिम लोग हैं वो रहने लग गए थे। और बुद्धिज्म है वो भी यहाँ पर रहने लग गए थे, दोनों मिलकर यहाँ रहने लगे। दोनों ने एक दूसरे के रीति रिवाजों को, एक दूसरे के धर्म को स्वीकार कर लिया था, और ये दोनों एक यूनिटी के रूप में यहाँ रहने लग गए थे। और एक जो एपिक है वो उस एपिक से ये क्या करते हैं, ये एपिक की कथा होती है वो क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर उस कथा को अच्छी तरीके से गाते हैं। फिर आता है केरला, नेक्स्ट टर्न आती है केरला। इट इज सिचुएटेड साउथ वेस्ट साइड, ठीक है, ये साउथ वेस्ट साइड में है। एंड इट इज सराउंडेड बाय द सी एंड वन साइड ऑफ हिल्स। इट इज सराउंडेड बाय seas and one side hill। ये बाकी साइड से तो सीज से गिरा हुआ है, लेकिन वन साइड से किससे गिरा हुआ है, ये हिल से गिरा हुआ है। और ये कौन से पार्ट में है, साउथ वेस्ट पार्ट में है। इट इज situated साउथ वेस्ट साइड, ठीक है, इट इज सिचुएटेड साउथ वेस्ट साइड। और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव किस वजह से है, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव स्पाइसेस की वजह से। किस वजह से है, स्पाइसेस की वजह से। यहाँ पर जैसे लाइक ब्लैक पेपर, कैर्डामम, क्लोव्स, ये जितने भी मसाले हैं वो कहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, केरला में ग्रो किए जाते हैं। उसी वजह से केरला है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस बना हुआ है। ऐसा मानते हैं कि एस.टी. थॉमस जो ईसा मसीह के दूत थे वो लगभग यहाँ पर 2000 साल पहले आए थे। कब आए थे वो यहाँ पर, लगभग 2000 साल पहले। और क्रिश्चियनिटी को इंडिया में लाने का काम किसने किया था, उन्होंने ही किया था। क्रिश्चियनिटी को इंडिया में लाने का काम किसने किया था, एस.टी. थॉमस ने, जो किसके दूत थे, ईसा मसीह के दूत थे। और वो लगभग कब आए थे यहाँ पर, लगभग 2000 साल पहले वो यहाँ पर
आए थे, ठीक है। और फिर इब्न बतूता है, वो एक इब्न बतूता भी थे, वो लगभग यहाँ पर 700 साल पहले यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी बुक में उन्होंने एक बुक लिखी है और उस बुक में उन्होंने मुसलमानों के बारे में लिखा है कि वो एकदम हाई कम्युनिटी के हाई रेस्पेक्टेड लोग होते हैं, उनकी हमेशा हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी हमेशा उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर वास्को डी गामा थे, वो शिप से कहाँ पहुँचे थे, केरला में पहुँचे थे, ठीक है। इन सभी मतलब इतने सारे लोग वो यहाँ पर आने लग गए थे, इसके कारण केरला के लोग वो सारे रिलीजियस को फॉलो करने लग गए थे। फिर केरला में मछली पकड़ने का काम होता था, तो वहाँ के जो लोग हैं वो एक नेट का यूज़ करते थे, वो एक ठीक वैसी नेट थी जो चाइनीज़ लोग नेट का यूज़ करते हैं ना, ठीक वैसी नेट थी जो केरला में लोग यूज़ करते थे और उस नेट को चीनी वाला के नाम से जाना जाता था। और जिस यूटेंसिल्स में वो फिश को फ्राई करते थे उस यूटेंसिल्स को चीना चट्टी के नाम से जाना जाता था। मतलब कि जो केरला के लोग हैं वो मछली को पकड़ने के लिए जिस नेट का यूज़ करते थे उसको चीना वाला के नाम से जाना जाता था, और जो मतलब कि जिस यूटेंसिल्स में वो उसको फ्राई करते थे उसको चीना चट्टा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि वो जो नेट वगैरह वो कहाँ से आई है, वो चाइनीज़ है, वो चाइना के लोगों से हमारे पास पहुँची है, ठीक है। और यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, और यहाँ के बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है जो राइस ग्रोविंग के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। और जो यहाँ के लोग हैं वो चावल के साथ में, यहाँ के जो लोग हैं वो चावल के साथ में मछली और सब्जी खाते हैं। इंडिया में मतलब बाहर से बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने क्या किया था, इंडिया को अपना घर बना लिया था। इंडिया में वो लोग अच्छी तरीके से सेटल हो गए थे और फिर वहाँ पर वो रहने लग गए थे। इब्न बतूता लगभग 700 साल पहले यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर मुसलमानों की कंडीशन को देखते हुए फिर उन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखी थी और उस बुक में उनकी जितनी भी जैसे सिचुएशन होती है उसको लिखा था और कहा था कि ये जो मुसलमान लोग होते हैं वो हाई कम्युनिटी के लोग होते हैं, हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी हमें डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो उसी पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये बोल दिया था कि हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ने मतलब अपने लॉ में ये राइट कर दिया था कि हाँ जो मुसलमान लोग होते हैं उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। एंड नाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री। तो जो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो ये डिक्लेयर कर दिए कि इंडिया वो एक सेक्युलर कंट्री है, मतलब कि यहाँ जो भी लोग हैं वो कोई भी रिलीजियस को फॉलो कर सकते हैं, उनके ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है कि वो अगर हिंदू है तो वो हिंदू धर्म को ही मानेगा, ऐसा नहीं कि वो मुसलमान धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर कंट्री बना दिया था जिसमें जो जितने भी लोग हैं वो कोई भी रिलीजियस को फॉलो करने के लिए हमेशा फ्री है, उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर मतलब बहुत सारे कल्चर, डिफरेंट टाइप के कल्चर एंड रिलीजियस होने के बाद में भी यहाँ की जो यूनिटी है वो हमेशा बनी हुई है, ठीक है। फिर टर्न आती है डाइवर्सिटी। इट इज़ इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। ये हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है डाइवर्सिटी, ठीक है। वी हैव सीन अमेजिंग डाइवर्सिटी इन फूड, कल्चर, कस्टम, रिलीजियस। मतलब कि हमने यहाँ पर अमेजिंग डाइवर्सिटी देखी है, किस चीज़ में, फूड में, कल्चर में, कस्टम में, रिलीजियस में, स्पीकिंग में, यहाँ पर हमने बहुत सारी अमेजिंग डाइवर्सिटी देखी है। लेकिन उसके बाद में भी क्या है, हम एक दूसरे से इतनी अच्छी तरीके से कनेक्ट हैं, ठीक है। फिर ये डाइवर्सिटी क्या करती है, डाइवर्सिटी इट टीचेज अस कोऑपरेशन। ये हमें कोऑपरेट करना सिखाती है, हर एक चीज़ को सहन करना सिखाती है, लोगों की रेस्पेक्ट करना सिखाती है, एंड हर एक लोगों की रेस्पेक्ट करना सिखाती है, और स्पेशली उन लोगों की रेस्पेक्ट करना सिखाती है जो अलग रिलीजियस की है। एंड रेस्पेक्ट फॉर पीपल हु मे लीड डिफरेंट रिलीजियस, मतलब उन लोगों की रेस्पेक्ट करना सिखाती है जो अलग रिलीजियस को फॉलो करने वाले होते हैं, जो अलग रिलीजियस के लोग होते हैं, अलग धर्म के लोग होते हैं। सो वी हैव यूनिक आइडेंटिटी एज इंडियंस, ठीक है। वी हैव यूनिक आइडेंटिटी एज इंडियंस। सो वी should not disrespect of other people and other people who belong other religions,
ठीक है। तो वी शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट, हमें उनकी डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए जो अलग रिलीजियस को फॉलो करने वाले होते हैं या अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं या अलग धर्म को मानने वाले होते हैं। एंड लिव इन यूनिटी, और हमें हमेशा यूनिटी में रहनी चाहिए। अगर हमें हमारे इंडिया को बचाना है तो सारे रिलीजियस को फॉलो करना होगा, हर एक चीज़ को अपनाना होगा जो मतलब उस चीज़ को तो इग्नोर करना होगा जो भारत को तोड़ने में लगी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो यहाँ की यूनिटी को बनाए रख सके, तभी हमारा जो इंडिया है वो एक यूनिटी के रूप में बना रहेगा। नाउ आई टॉट यू दिस चैप्टर कंप्लीट एंड यू विल रिवाइज दिस चैप्टर। ओके, इन नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाऊंगी। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क, रिवाइज द चैप्टर। ओके, थैंक यू।